हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी डी ब्लॉक तत्वों में हम जो है डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा। ट्रांजिशन एलिमेंट के आधार पर हमने 4 सीरीज बताया था कि 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज, जिसमें मेन आपको जो पढ़ना है 3D, 4D एंड 5D मेन है। तो 3D सीरीज में हम उसका एलिमेंट का नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कलर और टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें एक और मेन प्रॉपर्टी आती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो आज हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों का। कैटालिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक तत्वों में कैटलिस्ट का गुण पाया जाता है। और यह कैटलिस्ट गुण किस आधार पे होता है? आप जनरली सबसे पहले आपको बताया गया कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंडीशन आपको बताया गया था कि इसके डी कक्षक क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरा होता है। डी कक्षक में अवेलेबल एम्प्टी कक्षक पाए जाते हैं, खाली कक्षक पाए जाते हैं। और यही खाली कक्षक क्या करता है, जो सबस्ट्रेट के साथ ये कंबाइन करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके उसके साथ जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या बनाता है, इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स बनाता है। और कॉम्प्लेक्स बाद जैसे ही तुरंत उत्पाद बनता है, पुनः एक कैटलिस्ट उससे अलग हो जाता है, या प्रारंभ या कह सकते हैं पुनः अपने जिस ऑक्सीकरण अवस्था में ये उससे कंबाइन करता है उसी ऑक्सीकरण अवस्था में पुनः लौट आता है। तो कहने का अर्थ दूसरे शब्दों में है कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये सबस्ट्रेट से कंबाइन होता है और इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि ये गुण इसका है, डी ब्लॉक तत्वों का ये प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के मध्य 2 कक्षक पाए जाते हैं, एक आउटर 4s और एक n-1 डी कक्षक। तो यस से भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है और साथ साथ डी से भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसका अब क्या हो जाता है, वेरिएबल परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए कंडीशन पहला है कि क्यों ऐसे प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहला कंडीशन, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक तत्वों का क्या रीजन है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक मेन रीजन हो गया। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंडीशन क्या हो गया, इसका डी कक्षक एम्प्टी भी होता है। इट आल्सो contain empty d ऑर्बिटल। तीसरा कंडीशन क्या होता है, द डी ब्लॉक एलिमेंट, द डी ब्लॉक एलिमेंट कंबाइन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट फर्स्ट फॉर्म इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। फोर्थ कंडीशन, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स losses
कैटलिस्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। कहने का कंडीशन क्या है, एक बार इसको पुनः समझ लीजिए कि जो आपके कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसके कारण होता है, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनके बीच में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। वह वेरिएबल के साथ साथ क्या करता है, इसका कक्षक डी खाली कक्षक भी खाली होता है। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट ये कंबाइन किससे होते हैं, सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर फर्स्ट फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो क्या होता है अनस्टेबल होता है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लॉस करता है कैटलिस्ट को और टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो कहने का अर्थ है हुआ, जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी और प्लस आपको क्या जोड़ना, ए बी प्लस ए बी कर देते हैं ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। अब ये कंबाइन हुआ किसी कैटलिस्ट से वाई, तो ये क्या बना लेता है, ए बी सी वाई, ये आपका बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब एक कंडीशन आपका बन जाता है। पुनः जैसे एक्टिवेटेड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये चेंज हो जाता है किसमें, ए बी प्लस सी में, और प्लस क्या निकल जाएगा वाई। तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट। ये क्या आपका चाहे इसे रिएक्टेंट कहिए या इसी को एक नाम देते हैं सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट से कैटलिस्ट, वाई क्या है यहाँ पर कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या को चेंज करता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, जो इस कंडीशन में पहले रहता है किसके साथ, इसके साथ जैसे ही कंबाइन करेगा तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होगा, तो क्या बन जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसी वाई के ऑक्सीकरण संख्या को मतलब कहने वाले उसके इलेक्ट्रॉन को पुनः दे देता है, अपने प्रारंभिक ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है और नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो यही इसीलिए हम कह सकते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन होने के कारण ये क्या करता है, इसके बीच में कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये मेन पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको इरेज करता हूँ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप इसी इंटरमीडिएट के क्लास में मिलेगा आपको मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस। हाइबर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, N2 लेते हैं गैस और 3H2 ये भी गैस, इन दोनों को कंबाइन करते हैं किसकी उपस्थिति पे, Fe होता है कैटलिस्ट, और इसी में एक और चीज़ मिला देते हैं MO। MO क्या है, एक कैटालिटिक प्रमोटर है, और यहाँ पर जो ताप रखा जाता है 450 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाता है 2NH3। तो देखिए इस कंडीशन में क्या मिला, Fe मिला। Fe इज ए बिहेव्स एज कैटलिस्ट, और MO क्या होता है कैटालिटिक प्रमोटर। तो इसकी उपस्थिति में ये अपक्रिया सरलतम पूर्वक संपन्न होती है अमोनिया के निर्माण में। दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, जिसे आप पढ़े होंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल। एक ऐसा होता है अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण किसके साथ, निकिल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप क्या बनाता है, वेजिटेबल घी बनाता है। और वेजिटेबल घी कैसा होता है, सैचुरेटेड हो जाता है, सैचुरेटेड एसिड बनता है। और ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड एसिड होता है। ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, और ये क्या होता है, सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त, ये होता है असंतृप्त। असंतृप्त में क्या होता है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा,
या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक कंडीशन पाया जाएगा इस वेजिटेबल ऑयल वाले कंपाउंड में। और जब ये H2 यहाँ कंबाइन करेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड एसिड कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड एसिड में बाय द रिएक्शन ऑफ, या कह सकते हो हाइड्रोजनीकरण होता है इसका, हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट। तो आपका बन जाता है वेजिटेबल घी, या इसे किस फॉर्म कह सकते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में। तो ये आपका कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके और भी हैं इसके, मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जनरली हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो मेटल होते हैं, सारे के सारे जितने भी पाए जाते हैं सब मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये इन मेटेलिक प्रॉपर्टी के क्या क्या कंडीशन होते हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो मेटेलिक तो पहला कंडीशन है तो गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये आप सब कक्षा या क्लास 9th पढ़ते चले आ रहे हो। और उसके इसमें आपका डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, सोनोरस का गुण पाया जाता है, मैलिएबिलिटी पाई जाती है। तो ये इसका सब नेचर होता है किसका, आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, ऑल ऑफ द मेटल्स। केवल एक आपका यहाँ पर मरकरी एक्सेप्शन होता है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, या कह सकते हो टर्बिड स्टेट, आधा ठोस आधा द्रव के रूप में होता है, इसलिए कहते हैं टर्बिड स्टेट, उसे अर्ध ठोस के नाम से जाना जाता है। तो केवल मरकरी ही एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी हैं सब ठोस अवस्था में एक्सिस्ट होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और मेटल की प्रॉपर्टी पढ़े ही हो। और एक प्रॉपर्टी और आती है आपका मेटेलिक के बाद, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसे कह सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी। ये होता क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो आपका बहुत सिंपल कंडीशन है, 11th के क्लास में भी पढ़े होंगे इसको, जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ थी उस पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में आपको मिला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी के नाम और देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनन विभव होता क्या है, मान लेते हैं कोई भी विलगित हम गैसीय एटम लेते हैं, हमने लिया m इज द एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड अवस्था से निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या IE यहाँ से भी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, या कह सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। इसको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, AM प्लस होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक प्लस लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये तो हो गया एनर्जी, ये आपका बन गया कैटायन, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। अब डिफाइन कर दीजिए, स्टार्ट यहाँ से करिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या नेसेसरी, क्या, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एलिमेंट, चाहे वह डी ब्लॉक का हो, चाहे एफ ब्लॉक का हो, चाहे एस ब्लॉक का, चाहे पी, से कोई मतलब, लेकिन ये सारे के लिए लागू है, चाहे एस पी डी एफ, चाहे जिस ब्लॉक का एलिमेंट हो। तो इसकी परिवर्तनशीलता क्या है, अभी आप उस पीरियाडिक टेबल में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि आपका अगर स्टार्ट होता है, जो सीरीज आपकी बनी हुई है, थोड़ा यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं इसे, एक सीरीज का 3D सीरीज का एक कंडीशन देख लीजिए, 10 कॉलम बनाने होंगे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। अब स्टार्ट कहाँ से होता,
पहले यहाँ से थर्ड बी से स्टार्ट होता है, यहाँ फोर्थ बी बनता है, फिफ्थ बी बनता है, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, और यहाँ होता है टेंथ बी, ये होता है फर्स्ट बी, ये होता है सेकंड बी। ये इसका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि पूरे पीरियाडिक टेबल में जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ है वो पहले दो समूह बटा, ग्रुप ए ग्रुप बी, मतलब समूह ए समूह बी। समूह ए में क्या होते हैं, ग्रुप ए में आपके दो होते हैं, एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक समूह ए में। और समूह बी में कौन होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। तो ये मेन दो ग्रुपों में बांट दिया गया अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन करने के लिए। तो ग्रुप ए एलिमेंट और ग्रुप बी एलिमेंट। ग्रुप ए को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस प्रकार तत्वों को हम क्लासिफाइड कर चुके हैं। फिलहाल उसका एक लेक्चर आपको मिलेगा। अब जहाँ थर्ड बी में पहले कौन आ गया, हम यहाँ देखते हैं, आपका आ गया स्कैंडियम, यहाँ हो गया टाइटेनियम, यहाँ हो गया वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्रम से है, यहाँ क्या होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए यहाँ क्रम से हो गया। एटॉमिक नंबर आपका लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, टॉप टू बॉटम नहीं जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और किसी भी हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट। अब देखिए ये स्कैंडियम में कितना ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम सबका +3 कॉमन कर लें तो स्कैंडियम क्या हो जाएगा, यहाँ +3, यहाँ भी कर देते हैं +3। अब देखिए ये D0 हो गया, ये क्या हो गया D1 हो गया। इसका +3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, +3 यहाँ भी करते हैं तो ये D2 हो जाएगा, +3 यहाँ करते हैं तो ये D3 हो जाएगा, +3 यहाँ करते हैं तो D4 हो जाएगा, +3 यहाँ करते हैं तो D5 हो जाएगा, ये D5 हो जाएगा, +3 यहाँ करते हैं तो D6 हो जाएगा, +3 यहाँ करते हैं तो D7 हो जाएगा, और +3 यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर 3 होता नहीं है, एक तो या तो +1 देता है या तो +2 देता है, दो कंडीशन। ए ओनली +2 देता है तो यहाँ D10 होता है। यहाँ तो हम कॉमन लिए हैं केवल +3 का, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन आपका मिलता है डी ब्लॉक तत्वों का वो क्या है +3। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल है फर्स्ट बी सेकंड बी। क्योंकि जब आप 9th क्लास या 11th क्लास में पढ़े होंगे, 10th और 11th क्लास में है, तो 10th और 11th क्लास में यहाँ पर कंडीशन पढ़ा गया था, जिसे कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। तो ये ब्रिज एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ये फर्स्ट ए के साथ, जैसे फर्स्ट बी लिखा है तो फर्स्ट ए के साथ, सेकंड बी लिखा है तो सेकंड ए के तत्वों के साथ ये वेरिएशन करता है। जैसे फर्स्ट ए में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट बी में कितने हो, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसी के साथ वेरी करता है। तो ये ब्रिज एलिमेंटों के रूप में आ जाते हैं ये दोनों सीरीज। फिलहाल उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए हमको क्या देना है, आईपी कैसे बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ से +3 सब में कॉमन के देखिए 1 0 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखिए तो एक्सेप्शनल आ गया। अब यहाँ पर D9 भी होता है और D10 भी होता है। जब 1 होगा तो 10 हो जाएगा, अब ये होगा तो ये चीज़ बनेगा। +2 के कंडीशन पे D9 और +1 के कंडीशन पे D10 बनता है, तो दोनों D10 हो गया, ये एक्सेप्शनल है आपका। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपका मिल जाता है कि हम यहाँ क्रमशः इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, बढ़ रहा। देखिए +3 हम कॉमन लिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा क्या होता है, न्यूक्लियस पर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ 0 है तो 0 हो गया, यहाँ 1 है तो +1 +2 +3 +4
+5 और +6 +7, ये कंडीशन आपका बन गया। अब यहाँ पर आपका जो होता है D9 भी है, D10 भी है, तो D10 कंडीशन में क्या हो जाएगा, फुल्ली फील्ड हो गया। D10 ये ऑलरेडी है तो ये भी फुल्ली फील्ड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हुंड जो फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और जब मोर स्टेबल होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इनकी IP क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होती है। और यहाँ तो ऐसे ही बना हुआ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन उतने नंबर का प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉनिक चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, और जितना लेफ्ट टू राइट प्रोटॉनिक चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, उतने ही ये इलेक्ट्रॉन को उतने ही बल से अपनी तरफ खींचते हैं, और खींचने के कारण क्या होगा, इसकी साइज में थोड़ी सी कमी होती, इसलिए हम लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे साइज में कमी होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, और फलस्वरूप उस बल को तोड़ने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी तत्वों के जितने भी आपके तत्व पाए जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इनके IP का मान बढ़ता है, या कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर जनरल में देंगे, कंडीशन देंगे तो कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या उसी को दूसरे नाम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चाहे न्यूक्लियर चार्ज आप कहिए और चाहे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहिए, ये दोनों क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं। साइज भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसके साइज डिक्रीज होने के साथ साथ और क्या कंडीशन, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इसका IP का मान बढ़ता है। तो ये लेफ़्ट टू राइट जितने भी जाएंगे आप, IP का मान बढ़ता है। तो या उसी को IP कहिए, या तो इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहिए, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी, तो तीनों नाम एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है। ये क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं। तो ये इसका आपका एंथैल्पी कंडीशन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके जो अलग आपके आगे हैं, जो 4D सीरीज 5D सीरीज, मेन तो ये दोनों यही है, 6D भी बता दिया जाएगा आपको। तो 4D 5D 6D, तो इन सभी तत्वों को केवल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, जो कि इसी पहले पर ही आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।